हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया फिर से आपका स्वागत करता हूं जारा एजुकेशन में। आज बात करते हैं अकबर के बारे में। आज इतिहास पढ़ रहे थे हम और अकबर की हमने पहले बात कर ली थी, सैनिक अभियानों के बारे में बात कर ली थी और सैनिक अभियानों के साथ साथ आज हम बात करेंगे अकबर के प्रशासन की ओर। इससे पहले मैं आपको बोल दूँ कि अगर हमारी क्लास बेहतर ना लगे और यार लगती है ना लगे वो एक अलग बात है कि आपकी समझदारी, आपकी सोच, आप कहाँ तक समझते हो। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर आपको बेहतर लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? चैनल को सब्सक्राइब करो यार दबा के, और लाइक भी ठोको, प्लस में आप शेयर भी किया करो ताकि मेरा जुनून ऐसे ही बढ़ता जाए। क्योंकि इंसान का जुनून ही होता है जो इंसान के टारगेट तक या उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो आज हम बात करते हैं अकबर के प्रशासन की, और अकबर का प्रशासन हम 4 भागों में बात करते हैं। और आज हम 4 भागों में इसके अकबर के प्रशासन की बात करते हैं। 4 भागों के अंदर हम इसके प्रशासन की बात करते हैं। तो सर 4 भाग हम बनाते हैं इसके। तो प्रथम भाग आता है सर इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे और इसके सुधारों की बात करेंगे कि इसमें धार्मिक सुधार कौन से थे, सैनिक सुधार कौन से किए थे। इसके बाद में बात करते हैं इसके निर्माणों की बात करते हैं, और निर्माण के साथ साथ हम लेंगे इसके नवरत्न और बात करेंगे इसके नवरत्नों की। नवरत्न इस तरीके से हम इसके 4 भागों में बांटा और 4 भागों में इसका एक्सप्लेन करके हम इसको पूर्ण करेंगे। 4 भागों में इसका एक्सप्लेन करके हम इसको पूर्ण करेंगे और 4 भागों में इसको पूर्ण करने के बाद में 4 भागों को इसमें पूर्ण करने के बाद में अकबर का प्रशासन शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं। अकबर का प्रशासन की बात करते हैं। और प्रशासन को हमने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांट लिया। अब 4 भागों में इसके एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके मुख्य बिंदुओं की तरफ हम नजर डालते हैं। तो मुख्य बिंदुओं के अंदर हम चलते हैं। तो प्रथम मुख्य बिंदु आता है 1542 में हमने पिछली क्लास में बात की थी कि इसका जन्म होता है। किसका? अकबर का जन्म होता है। 1542 में अकबर का जन्म होता है। राणा 20 साल के महल में इसका जन्म होता है। 1556 बात करते हैं 1556 में। तो 1556 में राजगद्दी पर बैठता है। इसके साथ साथ हमने पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में बात की थी कि 1556 में द्वितीय युद्ध के बाद में क्या होता है? राजगद्दी प्राप्त करता है, या राजगद्दी प्राप्त करने के बाद में क्या करता है? अब बात करते हैं सर 1560 की। तो 1560 में इसका जो संरक्षक था बेहरम खान, जिसका नाम था बेहरम खान की मृत्यु होती है या उसका पतन होता है। बेहरम खान की मृत्यु, ये बिंदु याद रखना। याद क्यों? मतलब इसको समझना और इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसकी मृत्यु किसके द्वारा हुई थी ये भी हमने बात कर ली थी। ये इसके बारे में मुबारक खान जो सूर वंश का था, गुजरात का शासक था, उन्होंने क्या कर दिया? मृत्यु या उसको हत्या कर दी। अब बात करते हैं 1562 की। 1562 में दास प्रथा का अंत करता है। किसका? दास प्रथा का अंत करता है। दास प्रथा का अंत। बात करते हैं 1563 की। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन में बात करेंगे। 1563 की तीर्थ यात्रा कर की बात करते हैं। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। बात करते हैं 1564 की। तो 1564 में क्या करता है? 1564 में जजिया कर हटाता है। 1564 में जजिया कर हटा देता है। अब एक बार इसके पूर्ण लगभग बिंदु हैं उसको लिख लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। तो 1564 में क्या करता है? 1564 में जजिया कर हटा देता है। अब बात करते हैं 1571 की। तो 1571 में फतेहपुर सीकरी बसाया और इसको राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी बसाया या इसकी राजधानी बनाया। बात करते हैं 1573 में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बात करते हैं 1573 की। तो 1573 में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, दरवाजा बनाया।
इसके बारे में हमने पहले बात की थी पिछली क्लास में, अगर नहीं देखा हो तो पिछली क्लास पहले देख लेना। इसके बाद में 1575 के अंदर चलते हैं, 1575 के अंदर 1575 1571 में फतेहपुर सीकरी, 1573 के अंदर बुलंद दरवाजा और 1575 के अंदर ये भैया 1575 के अंदर और 1578 1579 की बात करते हैं। अब देखो 1575 में 1575 में क्या होता है, 1575 और 78 और 79 ये तीनों वर्ष क्या है, महत्वपूर्ण है। तीनों वर्ष महत्वपूर्ण क्यों है, मैं इस चीज का एक्सप्लेन करता हूं जरा सा कि इधर देखो 1575 के अंदर इन्होंने क्या किया, इबादत खाना खोला। क्या खोला, इबादत खाने का निर्माण करवाया, इबादत खाने का निर्माण करवाया। अब देखो ये इबादत खाना क्या है, चलो एक बार सारी लिख देता हूँ, फिर उसके बारे में हम बात कर लेंगे। 1578 के अंदर इबादत खाना में सभी धर्मों का, सभी धर्म गुरु, या लिख देता हूं धर्म गुरुओं का आगमन। 1578 में सभी धर्म गुरुओं का क्या होगा, सभी धर्म गुरुओं का क्या होगा, आगमन होगा। बात करते हैं 79 के अंदर, तो 1579 के अंदर दहसाला 1579 के अंदर दहसाला खोलता है। 1579 में दहसाला, सॉरी ये दहसाला नहीं आएगा, 1579 के अंदर मजहर की घोषणा करता है। ये 3 साल मजहर की घोषणा करता है, मजहर की घोषणा करता है। अब बात करते हैं सर 1582 के अंदर, तो 1582 के अंदर महत्वपूर्ण दीन ए इलाही धर्म चलाता है, दीन ए इलाही धर्म चलाता है। अब बात करते हैं, यहाँ से नीचे दिख जाएगा शायद, एक और लिख देता हूँ मैं इससे पहले कि 1583 में इलाही संवत चलाई। क्या चलाई, इलाही संवत चलाई। इसके 2-4 पॉइंट और रह गए, 2-4 बिंदु और रह गए, उनके बारे में हम बात करते हैं, दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है तो एक बार इधर से बात करते हैं। देखो मुख्य बिंदु हम इसको 4 भागों में बांटते हैं, अकबर के प्रशासन को 4 भागों में बांटने के साथ साथ हम बात करते हैं मुख्य बिंदुओं पर, सुधार पर और निर्माण पर और नवरत्न पर। अब बात करते हैं मुख्य बिंदु, फर्स्ट बिंदु हमारा निकल के आता है कि मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो इनके प्रशासन के अंदर जब भी ये शासन या राजगद्दी पर बैठता है, इससे जन्म से मृत्यु तक इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु 1542 के अंदर इनका जन्म होता है, जो हमने पहली क्लास में देख लिया है, पढ़ भी चुके हैं। अब इसके बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदु लिखने का मतलब है कि ये बिंदु हैं जो मुख्य बिंदु हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये आपको याद हो जाए, ये आपके दिमाग में, आपके जहन में अच्छी तरीके से उतर जाए। बात करते हैं 1556 की, तो ये 1556 में राजगद्दी पर बैठता है, यह राज्याभिषेक होता है 1556 में। ये कहाँ होता है इसके बारे में हमने बात कर ली। 1560 में भैरम खान की मृत्यु हो जाती है। भैरम खान की मृत्यु होने के साथ साथ और 60 से 62 तक क्या होता है, पेटीकोट शासन, जो हमने पिछली क्लास में भी बात की थी। भैरम खान की मृत्यु कहाँ होती है इसके बारे में हमने बात की, और फिर भी एक बार सुन लो कि भैरम खान की मृत्यु मुबारिज खान, एक सूर वंश का शासक था गुजरात का, उसके द्वारा की गई थी। जब ये मक्का मदीना की यात्रा करने जा रहा था, तब इसकी मृत्यु या इसकी डेथ या इसकी हत्या करता है। बात करते हैं 1562 में, तो दास प्रथा का अंत करता है, दास प्रथा का अंत। अब देखो यहाँ दास प्रथा का अंत का मतलब होता है सर, दास प्रथा जो पहले थी, जैसे 2 राजाओं के मध्य जब युद्ध होता था, तो दूसरा राजा, अगर एक राजा दूसरा राजा हार जाता है, जो राजा हारने वाला था उस राजा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जो राजा का जो उसके बंदी बनाए गए थे, वो दास, पहले क्या होते हैं, उसको दास बनाया गया था, मतलब उसको दास बना दिया जाता था। लेकिन यहाँ उस प्रथा का इन्होंने क्या कर दिया, अंत कर दिया 1562 में, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
बात करते हैं 1563 में, तो तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। जब भी 1562 और 1563 के अंदर तीर्थ यात्रा कर का मतलब होता है जितने भी धार्मिक स्थान थे वहां से एक शुल्क लिया जाता था हिंदुओं के पास, उनको क्या कर दिया, उस शुल्क को किसने हटा दिया, अकबर ने हटा दिया। क्योंकि 1562 में भारमल की पुत्री हरकाबाई से इन्होंने विवाह किया, तो इसका जो निर्दय था, मतलब इसका दिल था, वो एक दयालुता का कारण हो गया, और इसी कारण इन्होंने क्या कर दिया, धार्मिक यात्रा जो तीर्थ यात्रा कर था उसको समाप्त कर दिया। बात करते हैं 1564 की, तो जजिया कर हटा दिया। जजिया कर क्या होता है इसके बारे में हमने पहले भी बात कर दी, और आज फिर मैं बता देता हूँ कि जजिया कर गैर मुसलमानों को लिया गया टैक्स था, मतलब गैर मुसलमान, या कह सकते हैं डायरेक्ट हम कि हिंदुओं के पास जो लिया गया टैक्स था उसको क्या कहते थे, जजिया कर। बात करते हैं 1571 के अंदर, 1571 फतेहपुर सीकरी बसाए और उसको राजधानी बनाता है। 1573 में जब गुजरात अभियान करता है, और गुजरात अभियान में विजय के बाद में उसको विक्टोरी के रूप में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। अब बात करते हैं 1575 में। अब देखो सर, ये 3 वर्ष काफी महत्वपूर्ण है, 3 वर्ष काफी महत्वपूर्ण है, 1578 और 1579। हम बात करते हैं 1575 के अंदर, तो 1575 के अंदर आते हैं सर इबादत खाने का निर्माण। इबादत खाना क्या होता था कि जब अकबर था ना, जो अकबर था वो एक अनपढ़ शासक था, कह सकते हैं कि एक अंगूठा छाप शासक था। अब अंगूठा छाप शासक होने के साथ साथ उसको धार्मिक नॉलेज भी आवश्यकता थी, लेकिन उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा रुचि थी, मतलब पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उसको, डिस्कस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इन्होंने इबादत खाने का निर्माण करवा दिया। इबादत खाना क्या होता था, जितने भी धार्मिक गुरु थे उनके मध्य विचार विमर्श होना, इबादत खाने का निर्माण करवाया। मतलब इबादत खाना एक ऐसा भवन था जिसके अंदर धार्मिक गुरु विचार विमर्श करते थे। यहाँ देखो 1575 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ मुस्लिम धार्मिक गुरु थे वही क्या करते थे, इबादत खाने में प्रवेश था, मतलब उन्हीं का प्रवेश था। बात करते हैं 1578 की, तो सभी धर्म गुरु, मतलब जो 4 धर्म थे, 5 धर्म थे, 4 धर्म थे, चारों धर्मों के जो धर्म गुरु थे उनके मध्य विचार विमर्श, या उनको भी क्या कर दिया, आगमन कर दिया, मतलब उसको स्वीकार दे दी कि चारों धर्मों के गुरु आ सकते हैं। यहाँ से अगर 1579 में बात करते हैं, तो मजहर की घोषणा, देखो मजहर की घोषणा जब यहाँ से क्या होता है कि 1578 के अंदर चारों धर्मों के धर्म गुरु विचार विमर्श करके उसके मध्य अगर वाद विवाद होने लगा, तो इस मजहर का मतलब होता है कि उस वाद विवाद का, डिस्कस का जो अधिकार था वो किसके पास चला गया, राजा के पास चला गया, या जो सलाह थी या घोषणा करता था, या वो कौन सी बात सही है, कौन सा उद्देश्य गलत है, इस बात का निर्णय कौन लेता था, अकबर लेता था या राजा लेता था। इसको कहते थे मजहर की घोषणा, मतलब उसका अधिकार था वो खुद के पास ले लिया। 1582 में दीन ए इलाही एक धर्म चलाता है, दीन ए इलाही धर्म चलाता है जी 1582 के अंदर। बात करते हैं 1583 की, तो 1583 में 1583 के अंदर इलाही संवत चलाई, जहां आज हिजरी संवत चलती है, उसी तरीके से इन्होंने 1583 में एक हिजरी को हटा के क्या चलाई, इलाही संवत चलाई 1583 के अंदर। अब एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इसके बाद में इसकी 5-6 बिंदु और बच गए, उनके बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसकी मुख्य बिंदुओं की। तो 1583 हो गए, और 1583 के बाद में 1583 के बाद में 1583 के बाद में 1583 के बाद में 1585 के अंदर 1585 के अंदर सर इन्होंने क्या किया, लाहौर को राजधानी बनाया, लाहौर को राजधानी बनाया, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जरा फास्टली बता देता हूँ। लाहौर को राजधानी बनाया 1601 में इन्होंने क्या किया, 1601 में अंतिम अभियान किया, और अंतिम अभियान की हम पहले भी बात कर चुके हैं, अंतिम अभियान। और इस अंतिम अभियान के अंदर इनको बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हुआ था इसको, और बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होने के साथ साथ अंतिम अभियान किसका था, असीरगढ़ का था, जो हमने पहले भी बात कर ली। इसके साथ साथ हम बात करते हैं 1605 की, तो 1605 में अतिसार के कारण,
अतिसार के कारण मृत्यु, अतिसार के कारण मृत्यु। अब देखो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे साथ। अब हमारे साथ जितने भी पॉइंट हम बात किए हैं उनके साथ साथ ये 3 पॉइंट और हैं। 1585 के अंदर लाहौर को राजधानी बनाता है, 1601 के अंदर अभियान करता है, अंतिम अभियान अस्सीरगढ़ का था। अब देखो यहाँ क्या होता है, जब अकबर क्या करता है, अकबर बहुत दिनों तक जिंदा रह गया, बहुत दिनों तक जिंदा रह गया। इसका मतलब इसके पुत्र पे पड़ा, इसका चहेता था, इसका चहेता सलीम था। अब ये क्या करता है कि लास्ट में आके, मतलब लास्ट में आता है, तो लास्ट में जब ये इसका शासन चलता है 1585 86 तक, ये क्या करता है, सलीम इसकी बातों को अनदेखा करने लग जाता है, और अनदेखा करने लग जाता है तो ये दुखी होता है, और 1605 में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो यहाँ से बिंदु निकाल लिए हमने। अब बिंदुओं के बारे में बात कर ली, तो दूसरी चीज के बारे में हम चलते हैं और सुधारों के बारे में बात करते हैं। सर इनके सुधार के कौन कौन से किए उन्होंने, सुधारों के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर इसके सैन्य सुधार की बात करते हैं, तो सैन्य सुधार में जो हुलिया पद्धति थी, जो हुलिया पद्धति थी, या कह सकते हैं घोड़ा दागना, घोड़ा दागने, घोड़ा दागने और हुलिया पद्धति जारी रखी, जो किसकी थी, हमने पहली, अगर आपने पहले क्लास लिया तो आपको पता होगा, हुलिया पद्धति जारी रखी, पद्धति जारी रखी, हुलिया पद्धति जारी रखी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी की। ये घोड़े दागने और हुलिया पद्धति किसकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की। और अलाउद्दीन खिलजी के मतलब जो अपने प्राचीन, मतलब कह सकते हैं अपने पूर्वज थे, जो अपने पूर्वज के शासक थे, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और बहुत कुछ सीखने के साथ साथ इन्होंने घोड़ा दागने और हुलिया पद्धति जारी रखी। दूसरी बात करते हैं तो मनसबदारी, मनसबदारी। अब देखो मनसबदारी क्या होती है, मतलब सेना के अंदर मनसबदारी व्यवस्था लागू की, व्यवस्था लागू की। अब मनसबदारी, व्यवस्था, सही है, व्यवस्था लागू की। अब देखो इसमें क्या होती थी, रैंक होती थी या पद होता था, रैंक और पद, मतलब जो जितने भी सैनिक थे उसको अच्छी रैंक और अच्छा पद देना, ये मनसबदारी के अंदर आता था। अब बात करते हैं सर इसके सैन्य अभियान की। अब बात करते हैं सैन्य अभियान की, तो इसके सुधार, मतलब सुधारों के बारे में बात कर रहे हैं हम, और तो सुधारों के साथ साथ हम घोड़े दागने और हुलिया पद्धति जारी रखी। उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था भी क्या कर दी, लागू की। अब देखो यहाँ से क्या कर दिया यहाँ से इन्होंने क्या किया, हुलिया पद्धति जारी रखी। और यहाँ से देखो जब इन्होंने हुलिया पद्धति जारी रखी, तो इन्होंने जब देखो हमने इसके बारे में, इसके सैनिक अभियान की बात की थी, तो सैनिक अभियान की बात की थी जब इन्होंने 1569 के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो यहाँ से देखो एक चीज अगर आपको याद है, क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा, सिजदा, सिजदा और पाबोस, जो हमने पहले बात की थी, सिजदा और पाबोस भी क्या कर दिया, जारी रखा। सिजदा और पाबोस का अंतर्गत हम बात करते हैं, तो पहले हम दिल्ली सल्तनत के अंदर इसकी बात कर चुके हैं। सिजदा और पाबोस का मतलब होता है सर झुकाना, और पाबोस का मतलब होता है दंडवत प्रणाम। ये 3 चीज इन्होंने क्या कर दिया, सैनिक के अंदर घोड़ा दागना, हुलिया पद्धति और मनसबदारी व्यवस्था इन्होंने लागू रखी। और सिजदा और पाबोस की भी बात करते हैं तो दंडवत प्रणाम और सर झुकाना इन्होंने लागू किया। अब देखो इसके बारे में हम बात करते हैं, ये तो इसके सैनिक अभियान हुए, सॉरी सैनिक सुधार हुए। अब यहाँ से सैनिक सुधार के साथ साथ हम बात करते हैं इसके धार्मिक सुधारों की। तो धार्मिक सुधारों में इन्होंने क्या कर दिया, सती प्रथा, इन्होंने सती प्रथा, एक बार मैं क्लियर लिख लेता हूँ, एक बार इसको हटा देता हूँ। धार्मिक सुधारों की बात करते हैं, इसको हटा देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, अगर ले तो फिर इसके आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होता है, इन्होंने धार्मिक सुधार भी तो किए, इन्होंने धार्मिक सुधार किए, और धार्मिक सुधार के साथ साथ अब बात करते हैं सुधारों की। तो सुधार हम दूसरा पढ़ रहे थे, 2 नंबर सुधार पढ़ रहे थे। सुधार में सैनिक सुधार में पढ़ लिया हमने, सैनिक सुधार जो अभी पढ़ लिया हमने। सैनिक सुधार के साथ साथ इसके धार्मिक सुधार की बात करते हैं, तो धार्मिक सुधार में, धार्मिक इसमें बात करते हैं तो सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह, 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 बहुविवाह और बाल विवाह, बाल विवाह पर रोक लगा दी। मतलब 3.1 में लिख दिया रोक,
मतलब सती प्रथा बहु विवाह और बाल विवाह पर रोक लगा दी। और इन्होंने बाल विवाह से मतलब 16 और 14 वर्ष, मतलब लड़का कितने वर्ष का होना चाहिए, 16 वर्ष का, और गर्ल कितने वर्ष की होनी चाहिए जी, लड़की कितने साल की होनी चाहिए, 14 वर्ष की, मतलब इस वर्ष का अनुपात रखा शादी के लिए। बहु विवाह का मतलब होता है एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। एक से अधिक विवाह इंसान तब ही कर सकता है जब एक स्त्री बच्चा देने में या कह सकते हैं संतान उत्पन्न करने में असक्षम हो, तभी ये बहु विवाह हो सकता है। और अब बात करते हैं 2 नंबर की, तो 2 नंबर के अंदर देखो, इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। विधवा विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा दिया, या लिख देता हूँ बढ़ावा दिया, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अकबर ने बेहराम खान की विधवा से शादी की थी, हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हम 3 नंबर की बात करते हैं 3 नंबर की बात करते हैं, तो 3 नंबर के अंदर हमारे पास निकल के आता है यहाँ से सती प्रथा, बहु और बाल विवाह। बाल विवाह के साथ साथ हम बात कर रहे थे, बाल विवाह के साथ साथ हम बात कर रहे थे सती प्रथा की। और इन्होंने धार्मिक सुधार के लिए इन्होंने जो वेश्यालय था, मतलब वेश्यालय, ये वेश्यालय क्या खोल दी सर, शहर से बाहर, जिसका नाम शैतानपुरी रखा, जिसका नाम क्या रखा, शैतानपुरी रखा। और इस शैतानपुरी का मतलब है कि एक सिटी के बाहर या अपने राज्य के बाहर एक गांव बसाया जिसके अंदर वेश्यालय खुल गए। और इसका मतलब है कि जो भी अच्छे इंसान है, जो अच्छे विचारों के इंसान है, उसके ऊपर क्या नहीं पड़े, इसका इफेक्ट ना पड़े, क्या नहीं पड़े, इफेक्ट, मतलब इस चीज का प्रभाव ना पड़े। अब बात करते हैं, इसके आगे चलते हैं, और इसके आगे हमारे पास तीसरा बिंदु निकल के आता है निर्माण। तीसरा बिंदु आता है निर्माण। अब देखो निर्माण की बात करते हैं, इससे पहले अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं निर्माण की, 3 नंबर पर चलते हैं, निर्माण की बात करते हैं। तो निर्माण के अंदर हमारे पास आता है सर 3 नंबर पे बात करते हैं निर्माण कार्य। अब देखो निर्माण कार्य की बात करते हैं, तो प्रथम निर्माण कार्य हमारे पास आता है आगरा में लाल किला। एक लाल किला दिल्ली में है जो शाहजहां ने बनाया था। और इसी में क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, और वहाँ हम आंसर देते हैं शाहजहां ने, बल्कि ये शाहजहां ने नहीं बनाया, ये बनाया था अकबर ने। बात करते हैं 2 नंबर की तो इस इलाहाबाद और लाहौर का दुर्ग बनाया, लाहौर का किला बनाया। इसके साथ साथ लाहौर के किले के साथ साथ इन्होंने जोधाबाई का महल बनाया। क्या बनाया, जोधाबाई का महल। और ये कहाँ बनाया, फतेहपुर सीकरी में। बात करते हैं 4 नंबर की, तो बुलंद दरवाजा लिखने की जरूरत नहीं होगी शायद, क्योंकि बुलंद दरवाजा किसका निर्माण था, 1573 के अंदर किसने करवाया था, अकबर ने, गुजरात विजय के दौरान। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पंचमहल का निर्माण करवाया। किसका, पंचमहल का निर्माण करवाया, पंचमहल का निर्माण। और ये भी कहाँ है सर, FS फतेहपुर सीकरी के अंदर निर्माण करवाता है। आगरा में लाल किला बनवाता है, इलाहाबाद में और लाहौर में किला बनवाता है, दुर्ग बनाता है फतेहपुर सीकरी में। अब देखो इसके साथ साथ अगर जोधाबाई का महल भी बनवाता है, पंचमहल भी बनाता है। 5 नंबर पर ये मुख्य है, इस चीज को आप ध्यान रखो कि हुमायूं का किला बनवाया। किसका, हुमायूं का दुर्ग बनवाया, या मकबरा कह सकते हैं, मकबरा बनवाया। और ये कहाँ बनवाया सर, दिल्ली के अंदर बनवाया। कहाँ बनवाया, दिल्ली में बनवाया। हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया, दिल्ली में बनाया। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। अब हुमायूं के मकबरे के साथ साथ हम पढ़ेंगे
इसके अंदर हमारे निर्माण के साथ साथ सुधारों के अंदर एक चीज और रह गई, हमने भूमि सुधार के अंतर्गत हमने बात नहीं की, और भूमि सुधार के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं भूमि सुधार। हमने सुधार दो तरीके से, एक धार्मिक सुधार और एक भूमि सुधार। अब यहाँ भूमि सुधार के अंदर हम 3 बात पढ़ेंगे। पहला, जब्ती और रे प्रणाली, जब्ती और रे प्रणाली अपनाई, जो किसकी थी? शेरशाह सूरी की थी, जब्ती और रे प्रणाली। अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो पिछली क्लास देख लो। बात करते हैं 2 नंबर की, 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर के अंदर मतलब इन्होंने शेरशाह सूरी का पट्टा जारी रखा। मतलब पट्टा का मतलब शेरशाह सूरी ने जब जमीन का पट्टा देना स्टार्ट किया था, और सबसे पहले मध्यकाल भारत के अंदर क्या पट्टा जारी किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। इन्होंने पट्टा भी जारी रखा। बात करते हैं 3 नंबर की, तो इन्होंने नाबूद प्रथा जारी रखी। अब देखो ये नाबूद प्रथा क्या होती है? नाबूद प्रथा वो होती है, नाबूद प्रथा के बारे में हम बात करते हैं तो नाबूद प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जिसके अंदर एक किसान के पास जितनी जमीन होती है उसकी 12.5% भूमि वो खाली रख सकता है। मतलब उसमें कृषि नहीं कर सकता, मतलब वो चाहे तो, अगर जरूरी नहीं है, उसको बाध्य नहीं किया जाता कि आप ये खाली रखो, बिना जुताई किए हुए रखो, लेकिन उसको 12.5% भूमि खाली या बिना जुताई रख सकता है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बात करते हैं 4 नंबर की, तो इन्होंने क्या कर दिया? दहसाला बंदोबस्त करवाए, दहसाला बंदोबस्त। अब इस दहसाला बंदोबस्त के अंतर्गत क्या होता था कि जो किसान की 10 वर्ष की आय थी, मतलब जो 10 वर्ष की आय थी, इसका औसत निकाला जाता था, 10 वर्ष का औसत निकाला जाता था, और 10 वर्ष के औसत निकालने के बाद 1/3% हिस्सा किसका होता था, या 1/3 भाग किसका होता था? राजकोष में जमा करवाया जाता था दहसाला बंदोबस्त के अंतर्गत। और दहसाला बंदोबस्त हुई थी 1580 के अंदर। ये बात याद रखना। हम मुख्य बिंदुओं के बारे में अगर बात कर रहे थे इसके बारे में, तो इसके बारे में निकल चुका था, मतलब दिमाग में नहीं रहा। तो दहसाला बंदोबस्त कब लागू हुआ, ये लिख लेना। दहसाला बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1580 में, जिसके अंतर्गत 10 वर्ष का औसत निकालकर 1/3 भाग राजकोष में देना होता था, या राजकोष में जमा करवाया जाता था, और इसी का मतलब क्या होता है? दहसाला बंदोबस्त होता है। अब बात करते हैं सर, आगे चलते हैं अकबर के नवरत्नों की, और नवरत्न के बारे में बात करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, अब बात करते हैं अब अकबर के नवरत्नों की, और नवरत्न के साथ साथ हम उसके डिटेल के बारे में बात करते हैं, और डिटेल आज पूर्ण कर लेंगे। शायद अकबर को नवरत्न ही रह गए, इसके साथ साथ कुछ मुख्य पॉइंट छूट गए। अगर कोई रह गया, कोई दिमाग में नहीं रहा कोई मुख्य बिंदु, तो उस मुख्य बिंदु को अगली क्लास में बता दिया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं अकबर के नवरत्नों की। तो अकबर के नवरत्न के बारे में हम बात करते हैं, जो बहुत बार पूछा जाता है, और यहाँ लिख देता हूं अकबर के नवरत्न। और नवरत्न में पहले बात करते हैं बीरबल की। किसकी सर? बीरबल की। अब इसके बारे में जरा सा हम डिटेल में बात करते हैं। तो इसका वास्तविक नाम की बात करते हैं, तो वास्तविक नाम था सर महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। आपने देखा होगा जोधा अकबर, एक एपिसोड आता है या नाटक भी है कह सकते हैं उसको, उसमें देखा होगा। वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। ये इसका एक फ्रेंड था, एक मित्र था। क्या नाम था? अरे मित्र था, और मित्र कौन था? बीरबल। ये परम मित्र था, कह सकते हैं, ठीक है।
ये एकमात्र हिंदू था भैया, एकमात्र हिंदू, एकमात्र हिंदू। ये बात याद रखना आप, बहुत एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म अपनाया, दीन ए इलाही धर्म अपनाया, इलाही धर्म अपनाया। दीन ए, एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म अपनाया, किसने? और 1585-86 के अंतर्गत, 85-86 के अंतर्गत एक कबीला था जिस कबीले का नाम था यूसुफजाई, यूसुफजाई कबीला, जम्मू कश्मीर। जे के दबाने के साथ साथ इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई या वीर गति को प्राप्त हो गया। बीरबल की हम बात करते हैं तो बीरबल एक इसका परम मित्र था और परम मित्र के साथ साथ इसका वास्तविक नाम महेश दास था। और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। बात करते हैं एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म अपनाया, दीन ए इलाही धर्म अपनाया, दीन ए इलाही धर्म अपनाया। और 1585-86 के अंदर यूसुफजाई कबीले के साथ साथ इसकी क्या हुई, मतलब विद्रोह को दबाने के साथ साथ क्या हो गया? इसका मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं तानसेन की, बात करते हैं तानसेन की, बात करते हैं तानसेन की। तो तानसेन का वास्तविक नाम मैं लिख देता हूं, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। ये गायक था भैया, ये गायक था। इन्होंने बहुत सी कविताएं गाई थी और बहुत सी कविताएं गाई थी और कविताएं साथ साथ इन्होंने उपाधि दी थी कंठाभरण दासी की, कंठाभरण, कंठाभरण वासी, दासिनी वासी, कंठाभरण वासी की उपाधि दी, उपाधि दी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी तानसेन की। और तीसरा नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे कौन आता है? अब्बू रहीम, अबू रहीम खान खाना, रहीम खान खाना, अबू रहीम खान खाना, खान खाना। ये बहरम खान का पुत्र था। इसने हम पहले भी बात की थी, जब अकबर हम स्टार्ट किए थे उसके बारे में बात की थी। बहरम खान का पुत्र था, बहरम खान का पुत्र था। और बहरम खान के पुत्र के साथ साथ इन्हें गुजरात विजय के साथ, गुजरात अभियान के बाद, या लिख सकता हूँ गुजरात अभियान के बाद, गुजरात अभियान के बाद इनको क्या दी गई थी? खान खाना की उपाधि दी थी। किसकी? खान खाना की उपाधि दी, खान खाना की उपाधि दी। मतलब ये एक सेनापति था, मतलब कह सकते हैं एक सैनिक भी था। आज बात कर ली हमने अकबर के नवरत्न की, तो नवरत्न में 3 की बात कर ली, बीरबल। और बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। और महेश दास के साथ साथ ही परम मित्र था इसका। और परम मित्र के साथ साथ एकमात्र हिंदू था, एकमात्र। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म अपनाया। एकमात्र हिंदू जिसने क्या किया? दीन ए इलाही धर्म अपनाया। 1585-86 में जम्मू कश्मीर में यूसुफजाई कबीले का विद्रोह दबाने के साथ क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं तानसेन की, तो वास्तविक नाम क्या था उसका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। एक गायक था, मतलब एक गायक था जिन्होंने बहुत सी कविताएं गाई थी। और इन्होंने, अकबर ने क्या दी थी? उसको उपाधि दी थी जिसका नाम था कंठाभरण वासी। बात करते हैं 3 नंबर की, तो 3 नंबर पे हमारे पास निकल के आता है अब्बू रहीम खान खाना, जो बहरम खान का पुत्र था। और बहरम खान की विधवा के साथ, बहरम खान की विधवा पत्नी के साथ कौन विवाह करता है? अकबर विवाह करता है, जो उसकी चचेरी बहन भी थी। और बहरम खान का पुत्र था अबू रहीम खान खाना। और खान खाना की उपाधि देता है गुजरात अभियान के बाद किसको? अबू रहीम खान खाना को देता कौन है? अकबर। अब बात करते हैं 4 नंबर की, एक बार देख लो इसको। अब बात करते हैं सर 4 नंबर की, तो 4 नंबर हमारे पास आता है बहरमल। 4 नंबर आता है बहरमल, 4 नंबर बहरमल, जो बहरमल। और 5 नंबर पे आता है मान सिंह,
5 नंबर पे आता है मानसिंह। 5 नंबर पे आता है मानसिंह। भारमल, जो भारमल था ये दहशाला का अध्यक्ष था। दहशाला का अध्यक्ष था। दहशाला का अध्यक्ष, दहशाला का अध्यक्ष था भारमल। और इसका पुत्र मानसिंह था, ये सेनापति था। कौन था? सेनापति। और मानसिंह के बारे में हमने पहले भी बात की थी और आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सी जगह पढ़ा होगा मानसिंह के बारे में। तो इसके बारे में, इन दोनों के बारे में ज़्यादा बात करना शायद उचित नहीं है। ये दहशाला का अध्यक्ष था और ये सेनापति था। बात करते हैं 6 नंबर की सर, बात करते हैं 6 नंबर की। यहाँ भारमल नहीं आएगा सर, भारमल का पुत्र टोडरमल आएगा। क्या आएगा? टोडरमल। यहाँ टोडरमल और ये मानसिंह, दो कौन थे इसके? ये हिंदू थे, ये हिंदू थे। और इसके साथ साथ आता है अब्दुल फजल। अब देखो अब्दुल फजल के साथ हम बात करते हैं तो एक लेखक था या इतिहासकार था। कौन था? इतिहासकार था। इतिहासकार था जिसने क्या लिखा था? एक बुक की लिखी थी अकबरनामा, जिसका दूसरा पार्ट कौन सा है? आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी, ये पुस्तक लिखी थी। इसी का एक भैया था जिसका बड़ा भाई था फेजी, और बड़ा भाई क्या था? फेजी। बड़ा भैया कौन था? फेजी। अब देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं फेजी की, तो फेजी कौन था? अबुल फजल का कौन था? बड़ा भाई था फेजी। अब इन दोनों का पिता था जिसका जन्म हुआ था कहाँ? नागौर में। इसलिए इनका जो मूल निवासी हैं वो मूल निवासी कहाँ के हैं सर? नागौर के। मूल निवासी कहाँ के हैं? नागौर के हैं फेजी। अब देखो ये फेजी क्या करता है? ये भी एक कवि था, इतिहासकार था। इन्होंने क्या किया था? जो लीलावती एक पुस्तक थी, कौन सी? लीलावती जो किसने लिखी थी? लीलावती पुस्तक किसने लिखी थी? आपको नहीं ध्यान तो एक बार देख लो। ये भट्टाचार्य ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ये भट्टाचार्य था या भास्कराचार्य था, जिसका नाम था भास्कराचार्य था। ये एक गणितज्ञ था सर, ये एक गणितज्ञ था। और इसी का इन्होंने क्या कर दिया? फारसी में अनुवाद कर दिया। किसने? फारसी में अनुवाद किया। इन्होंने क्या कर दिया? फारसी में अनुवाद कर दिया। किसका? लीलावती पुस्तक का। और लीलावती पुस्तक किसने लिखी थी? भास्कराचार्य ने लिखी थी। इसका फारसी में राजकवि था फेजी, अब्दुल फजल का भाई था। अब बात करते हैं इसके आगे, तो इसके आगे हम बात करते हैं, 2 और रह गए हमारे पास, तो 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ 2 का 7 हो गई, तो 8 आता है सर हमारे पास। 8 नंबर आता है हमारे पास जिसका नाम है हकीम हकाम। और 9 नंबर पे आता है सर मुल्ला दो प्याजा। अब देखो कहा जाता है कि इसको प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? मुल्ला दो प्याजा रखा गया। अब इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे, इनके बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होता है? यहाँ से देखो अबुल फजल कौन था? इतिहासकार था, अकबरनामा लिखा था। और ये बात भी आप ध्यान रखना कि अकबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबू रहीम खान खाना ने किया था। अबू रहीम खान खाना ने किया था इसका अनुवाद हिंदी में। अब बात करते हैं फेजी की, तो फेजी देखो यहाँ से एक लीलावती पुस्तक थी जो पहले लिखी गई थी, एक गणितज्ञ था भास्कराचार्य, इसके द्वारा एक लीलावती पुस्तक रखी थी जिसका फारसी में अनुवाद कौन करता है? फेजी करता है। अब बात करते हैं अब्बू हकीम की, इसकी हकीम हकाम की, तो ये देखो रसोई घर का प्रधान था, रसोई प्रधान था।
इसके बारे में हमने बात कर ली। अब मुल्ला दो प्याज, इसको दो प्याज पसंद थे, मतलब इसको प्याज पसंद थे, तो ये कहा जाता है कि देखो यहाँ एक बात करते हैं कि कहा जाता है कि जब भी ये खाना खाता था तो प्याज बहुत पसंद था, मतलब प्याज बहुत खाता था, तो इसका नाम रख दिया मुल्ला दो प्याज। ये अकबर का सलाहकार था, अकबर का सलाहकार था, सलाहकार था, ये अकबर का सलाहकार था। अब्दुल रहीम खान खाना रसोई घर का प्रधान था, रसोई घर का प्रधान था। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे, तो अज्ञातवास के अंदर वो कहाँ थे, अज्ञातवास के अंदर विराट नगर या बैराट थे, और वहाँ यहाँ मत्स्य राज के अंदर थे, और यहाँ क्या कर दिया, भीम को क्या बनाया गया था, भीम को क्या बनाया गया था, रसोई घर का प्रधान बनाया गया था। और इसी तरीके से यहाँ इसको क्या बनाया गया, अब्दुल रहीम, इसको हकाम को क्या बनाया गया, रसोई घर का प्रधान बनाया गया। तो हमने आज बात कर ली अकबर के प्रशासन की, और अकबर के प्रशासन को हमने 4 भागों में बांटा। अब देखो एक बार हम बात कर लेते हैं पूरी टोटल क्लास की। अकबर के हम प्रशासन की बात करते हैं, एक बार टोटल, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब बात करते हैं हम आज की क्लास की, पूर्ण क्लास की बात करते हैं। तो आज के हम अकबर के प्रशासन के बारे में बात की। इसके पहले हमने अकबर का जो सैनिक अभियान के बारे में बात कर ली, उसके जीवन परिचय के बारे में बात कर ली, इससे पहले भी हमने बात की थी। आज हम के इस प्रशासन पढ़ा, और प्रशासन के अंदर हम 4 भागों में बांटा। मुख्य बिंदु के बारे में बात कर ली, सुधारों के बारे में बात कर ली, और निर्माण के बारे में बात कर ली, और तीसरा 4 नंबर पे नवरत्न आता है। मुख्य बिंदुओं को जो हमने पढ़ लिया, मुख्य बिंदुओं के साथ साथ हमने पूर्ण कर लिया कि इसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे, इन्होंने क्या क्या किया। बात करते हैं सुधार की, तो इन्होंने सैनिक सुधार के अंतर्गत क्या किया। इसके बाद में इन्होंने भूमि सुधार के, भूमि सुधार के अंतर्गत इन्होंने एक चीज स्टार्ट की थी। इन्होंने भूमि मापन के लिए, भूमि मापन के लिए, मैं लिख देता हूँ, भूमि मापन के लिए, भूमि मापन के लिए गज ए इलाही चलाई। गज ए इलाही, गज ए इलाही चलाई, जो 41 अंगुल की होती थी, अंगुल की थी। ये बात भी लिख लेना आप। भूमि सुधार के अंतर्गत इन्होंने 3-4 व्यवस्था लगाई, 3-4 व्यवस्था अपनाई। भूमि सुधार के अंतर्गत जो शेरशाह सूरी या सूरवंश का प्रशासन था, उसके भी बहुत मिलता जुलता है। यहाँ से इन्होंने अकबर का, मतलब अकबर ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की जो घोड़ा दागना और गोलियां पत्ती थी उसको भी जारी रखा, और सिजदा और पाबोस जो बलबन ने स्टार्ट की थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हमारी दिल्ली सल्तनत की बलबन के नाम से क्लास है, उसको देख सकते हो आप। सिजदा और पाबोस बलबन ने स्टार्ट किया था, और उसी के बारे में मतलब उसके उन्होंने भी लागू किया, किसने, अकबर ने। बात करते हैं इसके निर्माणों की, तो निर्माण के लाल किला लाहौर और इलाहाबाद का जो किला बनवाया, प्लस में इन्होंने क्या कर दिया, जोधाबाई का महल भी बनवाया। अब बात करते हैं नवरत्न की, तो नवरत्न के अंतर्गत हमने नवरत्न के बारे में पढ़ लिया, उसकी कुछ डिटेल के बारे में भी हमने जाना। और आज की क्लास इसी के साथ हमारी समाप्त होती है, और समाप्त होने के साथ साथ हम आपको कहेंगे कि आज का सेशन आपको बेहतर लगा तो आप क्लास को जरूर शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में फिर एक नई सोच और नई उम्मीद और नई उमंग के साथ आपके साथ रहेंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में।